ऐसा लग रहा है कि 4 मैचों की टक्कर में फिलहाल मुकाबला 2-1 पर है। मध्य प्रदेश राजस्थान बीजेपी के खाते में, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के खाते में, लेकिन दिल्ली में बीजेपी बहुमत से अभी भी 2 सीटें दूर है। देखना यह क्या होता है दिल्ली में। सबसे दिलचस्प टक्कर वही है। लेकिन आपको तस्वीरें जरा दिखाते हैं कैसे कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स में, कांग्रेस के खेमे में मायूसी है, सन्नाटा है, निराशा, और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कैसे जश्न मना रहे हैं। ज्यादा नजर आज आम आदमी पार्टी पर है क्योंकि पहला चुनाव है। ये देखिए कैसे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया उनकी टीम ने। और वाकई दिलीप पांडे ये वाकई जश्न मनाने का समय ये तो कहेंगे, लेकिन ये 2020 मैच नहीं है, ये टेस्ट मैच है। अभी आप दिल्ली में सरकार नहीं बना पाए हैं। इस जीत में इतना खुश होने की जरूरत नहीं है दिलीप पांडे जी। अच्छी शुरुआत है लेकिन आगे बहुत लंबा सफर है। सर हकीकत यह है कि ये लड़ाई अब सीटों के आंकड़े या जीत हार की जो बात है उससे आगे निकल चुकी है। ये लड़ाई थी आम आदमी पार्टी के दिए की और भ्रष्ट राजनीति के तूफान की, और आज हम और आप बैठ के यहाँ पे आम आदमी पार्टी के बारे में गंभीर चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब वो दिया अभी रोशन है, वो दिया तूफान के सामने हारा नहीं, थका नहीं। अब हम बात करें अगर लंबी लड़ाई की तो 2014 की बात करते हैं। बाकी राज्यों के परिप्रेक्ष्य में अगर हम चर्चा करें तो आप ये नोटिस करेंगे कि बाकी राज्यों में जो राजनीति हो रही है वो प्रतिस्थापन की राजनीति हो रही है, वो सब्स्टिट्यूशन की पॉलिटिक्स हो रही है, जहाँ पे कांग्रेस नहीं तो भाजपा, भाजपा नहीं तो कांग्रेस। वो मुहावरा कहते हैं ना कि डकैत से जान बचाने के लिए चोर का साथ दे दिया। लेकिन दिल्ली में जो राजनीति हो रही है वो ईमानदार कोशिश के साथ जनता की राजनीति हो रही है, आम आदमी की राजनीति हो रही है, जिसमें जनता ईमानदार कोशिश का सम्मान। एक और सवाल है मेरे पास आपके लिए, लेकिन उससे पहले तस्वीरें जरा एक बार फिर से दिखा दें दर्शकों को, उसके बारे में बात भी कर लें। अनुराधा जी, आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है, देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, दोनों तरफ अपने अपने जश्न है। लेकिन इस जश्न का वाकई कोई मतलब है अगर दिल्ली में हंग असेंबली हो जाती है तो? मुझे नहीं लगता मानक की दिल्ली में हंग असेंबली हो रही है। मुझे लगता है दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। ये जरूर है कि उनकी सरकार अपने आप पर नहीं बनेगी। उनकी सरकार जो है वो उनके जिसे कह सकते हैं कि उस उत्साह के साथ नहीं बनेगी जिस उत्साह के साथ शायद वो राजस्थान या मध्य प्रदेश में बना रहे। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि डकैत और चोरों की, तो मुझे लगता है कि मुझे इस पे एक बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन देश के हैं सत्यव्रत चतुर्वेदी जी, उनसे ये पूछूंगी कि जब आप जैसे लोगों को डकैत या चोर की परिभाषा में कहीं ना कहीं डाल दिया जाता है तो आप क्या समझ रहे कि ये कौन सी राजनीति का आगाज है? देखिए, जिनकी जो पृष्ठभूमि होती है, संस्कार होते हैं, उनकी भाषा उन्हीं के संस्कारों के अनुरूप होती है। हम राजनीति में प्रतिस्पर्धा जरूर करते हैं, लेकिन राजनीति में हम कभी एक स्तर से नीचे उतरने की बात सोच भी नहीं सकते। उनकी जो भी भाषा है उनको मुबारक हो पांडे जी को, और वो विचार करें कि उनकी अपनी पार्टी के भीतर जो जो प्रश्न अभी चुनाव के दौरान उठते रहे हैं, अगर कल उनको उसी भाषा से लोग नवाजेंगे तो उनको कैसा लगेगा। हम प्रतिस्पर्धी हैं, दुश्मन नहीं हैं। राजनीति में पहली जीत से इतना नहीं इतरा जाना चाहिए कि आप ये भी भूल जाएं कि शालीनता क्या चीज होती है, कौन डकैत और कौन चोर है। इन बातों को बेहतर हो कि हम किसी और समय के लिए रख लें। आज हम चर्चा करें केवल आंकड़ों के ऊपर। आपकी पार्टी अभी कोई बहुमत में नहीं आ गई है दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अभी तक पर अपना प्रदर्शन किया है उसमें वो खुश जरूर हो सकती है, क्योंकि उसे तो 3 राज्य में चुनाव लड़ा है उसने। आपने तो एक ही राज्य में चुनाव लड़ा। दिलीप जी जवाब आपने इस पूरे एक चुनाव में भी हासिल किया, एक रुतबा तो हासिल किया है, एक रुतबा तो हासिल किया है, लेकिन इससे ज्यादा आपने और अभी तक कुछ आपको हासिल हुआ क्या? चोर नहीं कहा, मैंने कहा साफ साफ कि जो मुहावरा होता है ना कि डकैत से बचने के लिए एक आम इंसान चोर का साथ देना पड़ता है उसको अपनी जान बचाने के लिए। कहते हैं ना विच वन टू चूज बिटवीन क्रूक एंड डेविल। तो यहाँ पे जनता के पास, मैं उस मुहावरे को यहाँ पे जोड़ रहा था कि जहाँ सब्स्टिट्यूशन की पॉलिटिक्स हो रही है वहाँ पे आम आदमी पार्टी ने एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को इंट्रोड्यूस किया है। और जहाँ गड्ढा होता है पानी वहीं भरता है, इसको अन्यथा न ले। ठीक है दिलीप जी, आप थोड़ी देर पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे, 2014 की बात कर रहे थे। ये टेस्ट मैच है, लंबी लड़ाई है, ये क्या आप आज न्यूज 24 पर कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के एक नेता होने के नाते 2014 लोकसभा चुनाव में आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? सर चुनाव लड़ना तो निश्चित है,
क्योंकि आज दिल्ली की जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का स्वरूप बदला है। हमें विश्वास है कि जब हम लोकसभा की राजनीति करेंगे, 14 के चुनाव लड़ेंगे तो वहां भी सारे समीकरण उलट से पलट होंगे। लेकिन अब कितने सीटों पर चुनाव लड़ना है, कितने राज्यों में लड़ेंगे, कुछ तो चर्चा हुई होगी पार्टी के अंदर। जब आपका सर्वे आपको 47 सीट दे रहा था, दिल्ली में सत्ता दे रहा था, सरकार दे रहा था, कुछ चर्चा हुई होगी कितने राज्यों में लड़ेंगे अगले साल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसकी तरफ एक इशारा करने का प्रयास कर सकता हूं कि आज की तारीख में 300 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में आम आदमी पार्टी की डिस्ट्रिक्ट कमिटीज हैं, विच इज स्पैन्ड अक्रॉस 20 स्टेट्स। 20 से भी ज्यादा राज्यों में हमारे लोग हैं अभी, जहां पे हमें भी संगठन का प्रचार करना है, प्रसार करना है, लोगों संगठन के ढांचे को खड़ा करना है। राज्य दिल्ली जी बता सकते हैं कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, कौन से राज्य बैठ के 20 राज्य हैं, 29 में से 20 राज्य हैं अभी, बाकी की 9 राज्य हटा दीजिए, पर वो एक लंबी चर्चा का विषय है। अब वो मुझे लिस्ट निकालनी पड़ेगी कि 20 कौन से राज्य हैं, पर मोटा मोटा ये ज्यादा फोकस नॉर्थ इंडिया पे है, उत्तर भारत पे ज्यादा फोकस है। वेरी मच फॉरवर्ड टू इट। सत्यव्रत जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात देश की राजनीति के लिए कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ये कह रही है तमिलनाडु में भी है, कर्नाटक में भी है, 300 डिस्ट्रिक्ट्स में उनकी यूनिट्स हैं और 20 राज्यों में ऐसे हैं, तो वो कहीं ना कहीं काफी जगह पे चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये पार्टी सिर्फ दिल्ली तक तरीके के चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लड़ाई आपके खिलाफ होगी। एक सेकंड में आ रहे हैं, सत्यव्रत जी बोल रहे हैं। देखिए, लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव को कभी भी हमारा पिछला पूरा अनुभव ही बताता है, कभी भी एक रूप से नहीं देखना चाहिए। संदर्भ अलग होते हैं, मुद्दे अलग होते हैं, मतदाता की मानसिकता अलग होती है। उदाहरण के लिए मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूँ। यूपी में ले लीजिए, यूपी में हमें 407 सीटों में से विधानसभा में कांग्रेस को 20 सीटें मिली थी, 21। लेकिन लोकसभा और जब लोकसभा मैं वही कह रहा, लेकिन उस दौरान वही लोकसभा में 80 में से 22 सीटें, उस दौरान माहौल बदला था। राहुल गांधी ने यूपी का चप्पा चप्पा छाना था, तब भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप नहीं थे और शायद इसीलिए आपको इतनी सीटें मिली थी। एक सेकंड में, मुरलीधर राव जी बीजेपी से दोनों में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में बदलते हैं। मुरलीधर राव जी, उनको पूरा अधिकार है, वो 300 सीटों पर चुनाव लड़े, 500 सीटों। मुरलीधर राव जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं अगले लोकसभा चुनाव में 20 राज्यों की 300 जिले ऐसे हैं जहां पर उनकी यूनिट ऑलरेडी है, चुनाव लड़ेंगे इतनी सीटों पर, आप समझ लीजिए। आपका रिएक्शन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रतिस्पर्धा को स्वागत करती है और आम आदमी की पार्टी अखिल भारतीय स्तर पर चुनाव लड़ने से मुझे लगता है कि कांग्रेस के विरोध की जो माहौल है उसको और अच्छा बनेगा और मूल्यों की राजनीति को आगे बढ़ाने में भी मौका मिलेगा। लेकिन वोट तो आपके कटेंगे ना, जैसे दिल्ली में हुआ है, वोट आपके कटेंगे मुरलीधर राव जी, नुकसान आपको होने वाला है, बीजेपी को नुकसान होगा। देखिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लड़ी है उसमें वहां हुआ है वो वही अखिल भारतीय स्तर पर होगा, हम ऐसा नहीं मानते हैं। कांग्रेस के विरोध में स्पष्ट नेता इस प्रकार से विरोध में और एक वैकल्पिक सरकार देने की समर्थ माने जाने वाले नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल लड़ते हैं और जिस प्रकार से लोग इस प्रकार के विकल्प की राजनीति देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी को हम उसी प्रकार से देख रहे हैं और लोग भी उसी प्रकार से देख रहे हैं। ठीक है मुरलीधर राव जी, एक सेकंड में आपके पास लौटता हूं, आपके पास लौटता हूं, एक सेकंड में लौटता हूं। कोई कमेंट आपसे ले रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, ये जो देखिए दिल्ली में जो चुनाव हुए, इस चुनाव में एक बहुत अहम रोल मीडिया का था, अगर आप लेकर के चले। और अरविंद केजरीवाल की जो एक्टिविटीज थी दिल्ली के अंदर, जो कि बहुत ही अति माइक्रो लेवल की एक्टिविटीज थी। अभी उन्होंने बताया बिजली काटना, बिजली जोड़ना, ये करना, वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को जानबूझकर चुना क्योंकि आप मीडिया का ज्यादा कवरेज मिलेगा। उन्होंने आइडेंटिफाई किया और दिल्ली के इश्यूज को आइडेंटिफाई किया और उसको एक मीडिया में पब्लिसिटी मिली और मीडिया का एक बहुत अहम बाकी राज्यों में जादू नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज इस तरह के अगर आप खुद ही जो नेशनल टेलीविजन चैनल का जो एक रोल दिल्ली के अंदर है वो बाकी राज्यों के अंदर क्या होगा, इसके ऊपर तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सत्यव्रत जी, आप कुछ कह रहे थे, बीजेपी को नुकसान होगा, इससे आपको फायदा होगा, वोट बटेगा, एंटी कांग्रेस वोट बटेगा। बीजेपी के वोट कटे हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने बीजेपी के अकेले वोट नहीं काटे। भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के बीच में जो सबसे बड़ी विभाजन रेखा है आइडियोलॉजिकल, और वो है सांप्रदायिकता की और धर्मनिरपेक्षता की। वो धर्मनिरपेक्ष मतदाता जो अन्यथा कांग्रेस को वोट करता था, इस चुनाव में उसे एक विकल्प दिखाई दिया जो सांप्रदायिक नहीं है।
तो जो सांप्रदायिक पार्टी को वोट नहीं कर सकता था पर कांग्रेस से खुश नहीं था, वो अरविंद केजरीवाल की तरफ गया है बहुत तादाद में, बड़ी तादाद में। अनुराग जी, आपको लगता है वाकई बहुत दिलचस्प हो जाएगा ये? बहुत लिटमस टेस्ट होगा, एकदम अग्नि परीक्षा होगी आम आदमी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दो चीजें देखनी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपने कैंडिडेट्स भी 2 महीने पहले उनकी सबसे पहले उनका डिक्लेरेशन प्रोसेस शुरू हो गया था और उसके कारण उनके माहौल वो बनना शुरू हो गया था, जिस माहौल को मतलब उनका मैनेजमेंट जिसे कहा जा सकता है। शायद दिल्ली चूंकि उतना बड़ा वो स्टेट नहीं है यहाँ पर, तो उनके लोग घर घर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जा चुके थे। कांग्रेस और बीजेपी के लोग जा नहीं पहुंचे। उनके लोगों ने, उनके पास हर का डेटा था, हर किसी का जिसे कह सकते पिन पॉइंट कर सकते थे कि ये घर हमें वोट करेगा। अगर 300 जिलों में ये चुनाव लड़ती है आम आदमी पार्टी, अनुराधा जी, 300 जिलों में देश के, कह रहे हैं साफ तौर पर दिलीप पांडे कह रहे हैं उत्तर भारत पर ज्यादा फोकस है। बीजेपी के लिए खतरे की घंटी जरूर है। बीजेपी, क्योंकि मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए खतरे की घंटी, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी वोट जो कांग्रेस का होगा वो आम आदमी पार्टी लेके जाएगी अगर इस तरीके से ही उन्होंने किया। लेकिन वक्त कम है और सिर्फ इंथुजियाज्म में काम नहीं हो सकता है। 1 साल से दिल्ली में ये लोग काम कर रहे थे और स्टेट्स में ये उतना काम नहीं कर सकते हैं, ये बात उनको भी पता है, ऐसा कुछ नहीं है। अनुराधा जी जो बात कह रहे थे मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। देखिए दिल्ली में जिस समय ये पार्टी कैंडिडेट्स अनाउंस कर रहे थे उस समय बीजेपी में ये तोड़फोड़ चल रही थी कि विजय गोयल ने इसको नहीं बुलाया, आरती मेहरा ने उसको नहीं बुलाया और इसको ये नहीं किया, उसको नहीं किया। और बीजेपी में दिल्ली में तस्वीर में फ्रेम में तब आई है जबकि हर्षवर्धन को लेकर के सामने आए हैं और नितिन गडकरी ने कमान संभाला है। और आपको याद होगा कि जब हर्षवर्धन का नाम अनाउंस किया, नरेंद्र मोदी ने बुला करके विजय गोयल को वर्चुअली धमकाया बीजेपी हेडक्वार्टर्स में कि मैंने बना रहे हैं, आप इनका साथ दीजिए। उसके बाद तो आप बीजेपी की जो आपसी लड़ाई थी दिल्ली में, खासतौर पे चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट को लेकर, उसकी वजह से सब कह रहे हैं कि बीजेपी को काफी नुकसान हुआ है, वरना शायद आज ये आंकड़ा 34 से बढ़कर 40 तक भी जा सकता था। फिर से आपको बता दें, न्यूज 24 पर 4 विधानसभा चुनाव के नतीजे आपको लगातार दिखा रहे हैं। सबसे सटीक हमारा एग्जिट पोल जो हमने 4 तारीख को किया था दिल्ली के मतदान के दिन, बिल्कुल सही साबित होता हुआ दिख रहा है। अब देखिए दिल्ली में मुकाबला किस कदर फंसा है। हमारा एग्जिट पोल बिल्कुल यही कह रहा था, बीजेपी 34 सीटें बहुमत से दूर, आम आदमी पार्टी 27 सीटें दूसरे नंबर की पार्टी, और कांग्रेस का हाल देखिए सिर्फ 7 सीटों पर आ गई है। इसीलिए दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने हार मान ली है, इस्तीफा दे दिया है और उनके सारे मंत्री भी ऐसा लग रहा है धराशायी होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, जैसा हम कह रहे थे, 150 सीटों के साथ बीजेपी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बना रही है। राजस्थान में देखिए अशोक गहलोत को कितनी करारी हार मिली है, सिर्फ 33 सीटों पर सिमट गई है कांग्रेस। बीजेपी वसुंधरा राजे 142 सीटें, ये देखिए 142 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत कहेंगे इसे, सरकार बनाने जा रही है। और छत्तीसगढ़ में ऐसा लग रहा है काफी कड़ा मुकाबला है, कांग्रेस फिर से 45 पर आ गई है, बीजेपी 43, कांटे की टक्कर चल रही है, आदर्श 2। अब बात करनी पड़ेगी दिल्ली के बारे में, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ काफी हद तक क्लियर हो गया है। छत्तीसगढ़ ही फंसा हुआ लग रहा है अनुराधा जी। छत्तीसगढ़ में ऐसा लग रहा है 45 कांग्रेस, 43 बीजेपी। पहले बीजेपी 50 पे पहुंच गई थी, लेकिन इतना फंसा क्यों है? बीजेपी के लिए केक वॉक होना चाहिए था वहां पर, कांग्रेस की सारी लीडरशिप साफ हो गई थी वहां पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट और अहम मुद्दा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ट्राइबल स्टेट है, वहां पर अधिकतर वो ट्राइबल स्टेट है। वहां पर रमन सिंह जी ने बहुत काम किया, वहां पर कांग्रेस की लीडरशिप खत्म हो चुकी थी, एक झटके में उड़ा दी गई थी। उसके बावजूद कांग्रेस का वहां पर प्रदर्शन, ये बहुत इम्पोर्टेंट। आप इसे छत्तीसगढ़ के नतीजों को या वहां के रुझान को आप कैसे देखते हैं? वहां भी अंदर काफी लड़ाई चल रही थी। देखिए छत्तीसगढ़ में जो सामान्यतः दिल्ली के पत्रकारों को जो बातें बताई जाती हैं वो जमीनी हकीकत से कई बार बहुत अलग होती है। छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो रमन सिंह की सरकार थी, उसके जो बहुत अच्छे कामकाज यहाँ प्रचारित किए जा रहे थे, कामकाज उतने बहुत अच्छे थे नहीं, भ्रष्टाचार वहाँ बहुत जबरदस्त था। दूसरी तरफ क्या हुआ, हमारी लीडरशिप की जो पहली पंक्ति थी, उस दुर्घटना में उसके खत्म होने के बाद कांग्रेस के आम कार्यकर्ता जो नीचे तक होता है, ग्रास रूट वर्कर से लेके ऊपर तक जो भी लीडरशिप बची थी, उसमें एक बात डू एंड डाई की सिचुएशन हो गई हमारे लिए कि अगर हमने इस मर्तबा एकजुट होकर के नहीं किया, इमोशनली बाउंड तो हुए नहीं। ना 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 मैं एक सेकंड सिर्फ एक बयान का हवाला दे रहा हूँ, एक बयान का हवाला दे रहा हूँ। राहुल गांधी कह रहे थे नंद कुमार पटेल जिंदा होते तो मुख्यमंत्री होते, अजीत जोगी के रहते हुए।
अजीत जोगी को आप अपने पार्टी के नेता के तौर पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, और उसके बावजूद आप ऐसी बात कह रहे हैं। और पार्टी के कैंपेन में भी अजीत जोगी की तस्वीर कहीं नहीं है। क्षमा करिए, इतना विरोधाभास था वहां पर, शायद ये भी वजह रही होगी सत्यव्रत जी। ये राजनीतिक बयान जो होते हैं उनके टारगेट कहीं और होते हैं, और उन्होंने क्यों ये कहा इस सब का स्पष्टीकरण अभी यहाँ देना उचित नहीं होगा। लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा था उससे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो एकजुटता थी, मुझे अभी परसों ही एक बीजेपी के सीनियर लीडर मिले जो आज भी लोकसभा में उनके सदस्य हैं, पहले पूर्व मंत्री रह चुके हैं। मेरी उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा मैंने अपने जीवन में कभी कांग्रेस को इतना एकजुट छत्तीसगढ़ में नहीं देखा जितना इस चुनाव में मैंने देखा। फिर भी मामला वो कांग्रेस की एकजुटता और रमन सिंह सरकार की अलोकप्रियता, दोनों से वहां पर कांग्रेस को बढ़त मिलेगी। कांग्रेस अभी और बढ़ेगी और सरकार बनेगी। मुरलीधर राव जी, आप छत्तीसगढ़ के परिणामों को किस तरीके से देख रहे हैं? उनके रिजल्ट्स को, उनके रुझान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिस प्रकार से अपेक्षा कर रहे थे उस अपेक्षा के अनुरूप रिजल्ट्स उतना नहीं दिखाई दे रहे हैं।